मैं सीमा तिवारी डीएलएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने भाषा कौशल विकास के 4 प्रकार बताए थे, जिसमें से 2 प्रकार पढ़ा चुकी हूँ और तीसरा प्रकार आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पठन कौशल का विकास। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पठन कौशल विकास है क्या। लिखे विचारों को समझना, लिखित लिपि, लिखावट, संकेतों को देखकर पाठक के मन में जो अर्थबिंब बनता है उसे हम पठन कहते हैं। पठन में चिंतन की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। मतलब जब हम कोई पुस्तक या कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम चिंतन करते हैं, फिर उसके अर्थबिंब को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी, कविता, रचनाएं कहना क्या कह रही हैं, एवं कहानियों एवं ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों का पहचान कर उनको मुख से उच्चारित किया जाना पठन के अंतर्गत आता है। पठन केवल किसी भी साहित्य सामग्री पढ़ना मात्र नहीं है, उस पर अर्थबिंब बने वही पठन है। उच्चारण मात्र पठन नहीं है। जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, पत्र पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, रचनाएं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद क्या अर्थबिंब बन रहा है, वह कहानी क्या कहना चाह रही है, न्यूज़पेपर में क्या समाचार आया है, क्या मतलब हम उसको पढ़ के किसी को समझाएंगे या पढ़ के समझेंगे, यही हमारा पठन कौशल का विकास कहलाता है। इस तरह से परिभाषाएं भी हैं कुछ, जैसे श्री रमन बिहारी ने बताया है कि शब्दों के उच्चारण मात्र को पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उनके अर्थ भाव को समझना भी आवश्यक है। मतलब आप सिर्फ पढ़कर या उच्चारण को ही आप पठन नहीं कहेंगे, आप उस उच्चारण के अर्थ को, भाव को समझेंगे कि कोई कहानी या साहित्य क्या कहना चाह रहा है, क्या उसकी भावना है, तो उसकी भाव को भी समझना हमें अत्यंत आवश्यक है। दूसरी परिभाषा है उमा मंगल के अनुसार, वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया ही पठन है। अब मैं आपको पठन कौशल के प्रकार बताऊंगी। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शास्वर पठन, दूसरा होता है मौन पठन। तो शास्वर पठन क्या होता है? शास्वर पठन वह है जो पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को शास्वर पठन कहा जा सकता है। मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें हमको अर्थ ग्रहण होना चाहिए। हम जल्दी जल्दी पढ़ें, ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगें और उसके अर्थ को पूर्ण रूप से समझें, वही शास्वर पठन है। जैसे वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों को पहचान कर शास्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है, यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। मतलब शास्वर ही एक प्रथम अवस्था है जिसमें बालक उसको पढ़ता है, शब्दों को जोड़ता है, वर्णमाला से पढ़ता है, शब्दों की पहचान करता है, तभी वह यह प्रारंभिक अवस्था है। मतलब ये सिर्फ विद्यालय में ही यह लागू होती है, कॉलेज में या बड़े बच्चों के लिए यह लागू नहीं होती है शास्वर पठन। अब शास्वर पठन के कुछ गुण हैं। तो पहला इसमें यह है कि शास्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना। मतलब आप कोई पुस्तक या साहित्य, कविता को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम कोई किताब या रचना को पढ़ रहे हैं तो कहाँ हमको रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। पैराग्राफ राइटिंग है तो वहाँ रुकना है। हलंत का, पूर्ण विराम का, अर्धविराम चिन्हों का, सभी चिन्हों का हमको ध्यान रखते हुए पढ़ना है। फिर शास्वर पठन में आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि आप कोई पाठ, साहित्य, कविता, कहानी को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका आत्मविश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। शास्वर में स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लोकल बोलियों को नहीं बोलना है। आपकी जो पुस्तक में है, कहानी में है, रचनाओं में है, उन्हीं बोलियों का बोल कर आपको अपना पठन करना है। अब इस तरह से शास्वर पठन को 2 भागों में बांटा गया है, पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। तो व्यक्तिगत पठन क्या है? शिक्षक द्वारा
किसी एक छात्र को यदि पाठ पढ़ाया जाए तो वह अकेले पढ़ेगा, तो वही आपका व्यक्तिगत पठन कहलाएगा। अब दूसरा क्या होता है? सामूहिक पठन। सामूहिक पठन में 1 से 2, 2 से 3 ग्रुप में जो पठन कार्य होता है वह सामूहिक पठन कहलाता है। अब उसके बाद आपका आता है मौन पठन। मौन पठन लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले मन ही मन में पढ़ना मौन पठन कहलाता है। मतलब आप किसी भी लिखित सामग्री को शांत रूप से पढ़ रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है और आप पढ़ रहे हैं। अब मौन पठन के कुछ गुण हैं। पहला इसमें थकान कम होती है, मन नेत्र सक्रिय रहता है। मतलब आपको मौन पठन में किसी भी प्रकार की थकान नहीं होती है, आप मन में नेत्र को सक्रिय रखते हुए पढ़ते हैं। मौन पठन में पाठक एकाग्रचित तथा ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। मतलब आप कोई भी यदि पाठ पढ़ रहे हैं मौन होकर, तो आपका मन कहाँ होगा? एकाग्रचित रहेगा और आप उसी पे केंद्रित होगा जो विषय या जो सब्जेक्ट, जिस टॉपिक पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। मौन पठन से क्या होता है? कक्षा में शांति रहती है, छात्र आपस में बात नहीं करते हैं और वे अनुशासन को वह ध्यान रख के अपने पाठ को पढ़ते हैं। स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में सहायक, मतलब वे स्वयं में रुचि भी जागृत करने में सहायक होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रुचि पैदा हो जाती है। मौन पठन के भेद हैं, 2 प्रकार के हैं। पहला होता है गंभीर पठन और दूसरा होता है द्रुत पठन। तो गंभीर पठन क्या है? इसमें भाषा पर अधिकार करना, उसकी जो भाषा है वो उस पर उसका अधिकार होता है, गंभीरता से पढ़ता है। केंद्रीय भाव की खोज करता है, जो उसका केंद्र बिंदु है उसी पे ही वो एकाग्रचित होकर भाव की खोज करता है, अपने भावों को, अर्थबिंबों को समझता है। विषय वस्तु पर अधिकार करना, जो उसकी विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, वह उसी को अधिकार अपना समझता है। नवीन सूचनाओं को भी क्या करता है? वह एकत्र करता है। नई नई पत्रिकाएं हैं, नई नई कविताएं हैं, समाचार पत्र है, सब चीज़ों की सूचनाओं के एकत्रित वह करने का प्रयास करता है और उसको भी पढ़ने में रुचि पैदा होती है। अब द्रुत पठन। द्रुत पठन क्या है? सीखी हुई भाषा का अभ्यास। द्रुत माने जल्दी जल्दी पढ़ना, रुकावट ना आए, मतलब जल्दी जल्दी सीखी हुई भाषा का अभ्यास। मतलब जो जिस भाषा को वह सीख लेता है उसको वह जल्दी जल्दी अभ्यास के दौरान पढ़ता जाता है। खाली समय का सदुपयोग, जब वो पढ़ना सीख जाता है तो उसको खाली समय अच्छा नहीं लगता है, तो वह अन्य पुस्तकों को निकाल के, कहानी को, उपन्यास को, कविताओं को निकाल कर पढ़ने का उपयोग करता है और सदुपयोग भी करता है। आनंद प्राप्त करता है, मतलब उसको आनंद की प्राप्ति होती है, उसको खुशी होती है कि हम नई नई किताबें पढ़ना सीखें, पढ़ना सीख गए हैं तो हम उसको आनंद प्राप्त करता है। फिर सूचना एकत्रित करता है और साहित्य का परिचय देता है। सूचनाएं, नई नई सूचनाएं एकत्रित करता है और साहित्य का भी परिचय देता है। पठन कौशल का महत्व, कुछ महत्व हैं कि क्यों आवश्यक है, पठन कौशल छात्र के जीवन में क्यों आवश्यक है। यह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। मतलब विद्यार्थियों का जो मानसिक बौद्धिक विकास में यह सहायक होता है। शुद्ध उच्चारण सीखता है, इसकी जो शैली होती है, बोलने में जो शब्द होते हैं, उच्चारण होते हैं, वह स्पष्ट रूप से बोलना भी सीखता है। बार बार शिक्षक के द्वारा छात्र को पढ़ाया जाता है ताकि उसके शुद्ध उच्चारण निकलें और उसकी त्रुटियों में सुधार हो सके। शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक, शब्द भंडार में क्या होता है? उसकी वृद्धि होती है। फिर व्याकरण ज्ञान में वृद्धि, उसकी व्याकरण में सुधार होता है, जैसे वाक्य बनाना है, मुहावरे हैं और संधि है, क्रियाएं हैं, विश्लेषण है, संज्ञा है, वाक्य हैं, तो इस तरह से लोकोक्तियाँ हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, तो इस तरह की व्याकरण का भी ज्ञान में वृद्धि इसमें पाई जाती है। महान व्यक्तियों की जीवनी है, आत्मकथा पढ़ना, नवीन पुस्तक पढ़ना, नवीन जानकारी लेना, इस तरह से वह नवीन जीवनियाँ हैं, आत्मकथा है,
ऐतिहासिक पुस्तकों को भी पढ़ना वह सीख जाता है। पठन कौशल का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, क्यों बालक, मतलब उद्देश्य बताना है कि क्या उद्देश्य है जब हम पठन का कौशल करते हैं। बालक को सही स्वर भाव के अनुसार पढ़ना सिखाना, मतलब बच्चे को हम सही स्वर हो, सही व्यंजन हो, उसके भाव के अनुसार पढ़ना सिखाते हैं ताकि उससे आगे कोई गलतियाँ ना हो पाए। शुद्ध पठन सिखाना, मतलब बच्चे को शुद्ध पाठ पढ़ना भी सिखाया जाता है शिक्षक के माध्यम से और विद्यालय में। पठन के द्वारा छात्र विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्हों का भी प्रयोग समझता है, मतलब पढ़ने के बाद तभी उसको समझ में आता है कि क्वेश्चन मार्क क्या है, हलंत क्या है, कॉमा क्या है, अर्धविराम क्या है, पूर्ण विराम क्या है। इस तरह से पठन के कार्य के द्वारा ही, शिक्षक के पढ़ाए जाने के माध्यम से ही बच्चे को भी इन चिन्हों का प्रयोग हो पाता है। उसके बाद क्या है, पठन से शब्द भंडार में वृद्धि। जितना ज़्यादा बच्चा पाठ पढ़ेगा उतने ज़्यादा नए नए शब्दों का भंडार आता जाएगा और वह परिपक्व होता जाएगा अपने पठन कार्य में। इस तरह से पठन कार्य में कुछ शिक्षण विधियां हैं जो शिक्षक किस दिशा से, किस तरह से बच्चे का बोध करा सके, उसको पठन का कार्य आगे किस तरीके से उसका करा सके। तो अब सर्वप्रथम इसमें बताया गया है कि वर्ण बोध विधि, मतलब वर्ण जो होते हैं, शब्द, व्यंजन, स्वर, इस तरह से उनका ज्ञान कराया जाए, उनको जोड़ कर मात्राओं के अनुसार जोड़ कर उनको नए से नए शब्दों का भंडार दिया जाए। इनमें वर्ण का बोध की विधि के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। फिर दूसरा है इसमें आपका ध्वनि साम्य विधि। इसमें उच्चारण वाले शब्द हों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको जोर से ध्वनि से बोलना पड़ता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो धीरे बोलना पड़ता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको उसमें बहुत ज़्यादा उसमें गहन अध्ययन करना पड़ता है बोलने में, ध्वनि के साथ उच्चारण का। जैसे हमने बोला शक्कर, तो बच्चे को कैसे बताएंगे हम, सीटी वाला शक्कर। इस तरह से हमको कई तरह के शब्दों का ज्ञान कराना पड़ता है ध्वनि साम्य विधि के माध्यम से। अब उसके बाद है स्वरोच्चारण विधि। इसमें क्या है, 12 खड़ी के आधार पर पढ़ाया जाए, व्यंजन के आधार पर पढ़ाया जाए, अक्षरों के माध्यम से, शब्दों के ध्वनि, स्वर ध्वनि के अनुसार बच्चों का स्वरोच्चारण विधि के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास शिक्षक को कराना चाहिए। नेक्स्ट इसमें अब आता है देखो और कहो विधि, मतलब इसमें शब्द से संबंधित चित्र दिखाएं, शब्द का ज्ञान कराना चाहिए। देखो और कहो, मतलब आप कोई भी चित्र बना सकते हैं और बच्चे को उसमें बताएंगे कि ये देखिए ये चित्र किस चीज़ का है और ये क्या कहना चाह रहा है, तो बच्चा फटाक से उस चित्र को समझ जाएगा। उस चित्र की दृष्टि से शब्द का भंडार एवं शब्द का ज्ञान कराया जा सकता है। तो चित्रों का माध्यम भी हमारे पठन कौशल के कार्य में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस तरह से अब आपका है वाक्य विधि। इस विधि में वाक्य एवं वाक्यांशों के अनुसार भी बालक बोलता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि कहानी विधि। कहानी विधि क्या है, कहानी के माध्यम से आप उनको शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाएं, उसके माध्यम से भी हम उनको समझा सकते हैं। घर में हम पुस्तिका ला सकते हैं बच्चों की, जैसे चाणक्य की है, शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, उनकी किताब लाकर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इससे भी वो पढ़ कर उस कहानी के आधार को समझ सकते हैं कि किस कहानी में क्या बात बोली गई है और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इस तरह से हम कहानियों के माध्यम से भी बच्चे को पठन का कौशल करा सकते हैं। अनुकरण विधि, यह विधि देखो और कहो विधि का दूसरा स्वरूप है। अध्यापन एक बार बोलता है और उसी लाइन को दोहराता है बालक, मतलब शिक्षक पढ़ाता है फिर दोबारा छात्रों से यह अपेक्षा करता है कि वह उस लाइन को दोहराए, मतलब पहले शिक्षक पढ़े उसके बाद छात्र पढ़े।
तो इस तरह से उसका अनुकरण विधि भी कराई जाती है शिक्षक के माध्यम से अध्यापन कार्य में। ये हो गया। अब इसमें कुछ त्रुटियां होती हैं लास्ट में, जब शिक्षक उन पे ध्यान रखता है कि जैसे बच्चा अटक अटक के पढ़ रहा है, अशुद्ध उच्चारण है, अनियमित गतियां हैं, तो उनका भी सुधार शिक्षक को विद्यालय में कराना चाहिए। तो ये आज का था छात्रों पठन कौशल का विकास। और अब मैं नेक्स्ट क्लास जब लूँगी तब मैं आपको लेखन कौशल के विषय में बताऊँगी। आज मेरी इतनी ही क्लास है। धन्यवाद।